नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था का और ये है पार्ट 15। 14 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद्यालय। इस तरह का लोगो आपको दिख रहा होगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन बेल है, इसको भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। देखिए वित्तीय संबंध हम देखेंगे, केंद्र, सेंटर और स्टेट, केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है, अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन, राज्यों के मध्य के संबंध और अंतर्राज्यीय परिषदें हम देखेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद्यालय का। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पे नोटिफिकेशन बिल होगा, उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए देख लेते हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। हम इसके विधायी संबंध, विधायी और प्रशासनिक संबंध हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, ये है लास्ट केंद्र राज्य संबंधों के का लास्ट वीडियो है वित्तीय संबंध। ये है भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वीडियो को कवर करेंगे। आज समझेंगे कि केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध हैं वो किस संबंध में, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो करों का वितरण, राज्यों के लिए अनुदान सहायता, राज्यों के हितों का संरक्षण, केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण, केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव संभावित क्षेत्र। राज्यों के लिए अनुदान सहायता, देखिए विधिक अनुदान, संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 275 के तहत है विधिक अनुदान। वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह दिया जाता है जो विधिक अनुदान है। और वित्त आयोग का प्रावधान है 280 में अनुच्छेद में, और राष्ट्रपति द्वारा इसे हर 5वें वर्ष इसका गठन किया जाता है। ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। केंद्र राज्य के मध्य टैक्स का जो निर्धारण करने वाला फार्मूला होता है और कितना मतलब केंद्र के द्वारा राज्यों को कितना कर दिया जाएगा, कितना प्रतिशत टैक्स दिया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा कितने प्रतिशत टैक्स का, वो ये अनुशंसा करता है उसकी। केंद्र द्वारा राज्य को आर्थिक अनुदान देने हेतु जो सिद्धांत होता है वो बताता है ये। और राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य करता है ये। तो इसकी जो सिफारिशें हैं वो बाध्यकारी नहीं है, वो सिर्फ सलाहकारी प्रकृति के हैं, चाहे सरकार माने और चाहे तो ना माने। विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282 में इसका प्रावधान है। लोक प्रयोजन के लिए ये आवंटित किया जाता है। राज्यों के हितों का संरक्षण, कुछ विधायकों नहीं है, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे वो विधेयक जिनमें राज्यों का हित हो और वह किसी टैक्स या कोई शुल्क अध्यारोपित कर रहे हों। ऐसे विधेयक जो राज्यों में वितरण की जाने वाली किसी राशि को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार के जो विधेयक होंगे उनको संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। तो ये केंद्र और राज्यों का वित्तीय संबंध के बारे में है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण, तो भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों जगह से जो सेंटर है, केंद्र है, वो ऋण ले सकता है। और गारंटी किसकी रहती है, तो भारत की संचित नीति की गारंटी रहती है। इसी के गारंटी पर भारत सरकार कहीं से भी ऋण लेती है, चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो। राज्यों द्वारा ऋण, तो राज्य भारत से ऋण ले सकते हैं, केंद्र सरकार से या भारत के अंदर से, मतलब कि बाहर से ऋण नहीं ले सकते हैं ये जो राज्य होते हैं ये। और ये जब ऋण लेते हैं तो राज्य की संचित निधि की गारंटी पर लेते हैं, और जब केंद्र ऋण लेता है तो भारत की संचित निधि पर गारंटी पर लेता है। केंद्र राज्य संबंधों के संभावित क्षेत्र, तनाव संभावित क्षेत्र, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे तनाव होता है। देखिए तनाव का कारण क्या है, केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं खराब क्यों होते हैं। तो एक तो राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी, इसका जो तरीका है नियुक्ति का और इनकी बर्खास्तगी जो है, ये एक तनाव का कारण है। दूसरा, राज्यपाल का पार्टीवाद और पक्षपातपूर्ण रवैया। ठीक है, राज्य एक पार्टी से संबंधित हो जाता है जो उसे नियुक्त करती है और वो उसी के पक्ष में कार्य करती है। मतलब राज्यपाल जिस पार्टी द्वारा नियुक्त किया जाता है उसी पार्टी से संबंधित हो जाता है, वो निष्पक्ष नहीं रह पाता और पक्षपातपूर्ण होता है उसका रवैया, वो केंद्र के पक्ष में ही रहता है, राज्यों के पक्ष में नहीं रहता। पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दे देता है। देखिए राष्ट्रपति शासन लगता है किस पे, राज्यपाल की अनुशंसा पर। जब राज्यपाल अनुरोध करेगा, लिखित में देगा राष्ट्रपति को कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तभी राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्य में कानून व्यवस्था हेतु केंद्रीय बलों की तैनाती, ये भी एक तनाव का कारण है। बहुत से राज्य कहते हैं कि हमें केंद्रीय बल नहीं चाहिए, जब हमारी आवश्यकता होगी हम खुद ही आपसे डिमांड कर लेंगे उसकी। राज्य विधेयक जो होते हैं उनको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर लेना, पास किया है राज्य की विधानसभा में
और राज्यपाल ने उसको आरक्षित कर लिया है। कहा अब हम राष्ट्रपति की अनुमति लेकर इस पर देंगे आपको। राज्य के वित्तीय आवंटन में भेदभाव किया जाता है। जो राज्य केंद्र की पार्टी से संबंधित होते हैं उन्हें अच्छा खासा आवंटन किया जाता है, धन का आवंटन बहुत अच्छा किया जाता है। ये मतलब केंद्र सरकार पे ये आरोप लगाया जाता है कि जो उनकी पार्टी के हैं या जो उनके समर्थन में हैं उनको अच्छा आवंटन कर दिया जाता है, और जो दूसरी पार्टी के हैं या विपक्षी पार्टी के हैं या केंद्र से उनकी मतलब नहीं पट रही है, नहीं बन रही है, ऐसे राज्यों के साथ आवंटन में भेदभाव किया जाता है। राज्य सूची में केंद्र का अतिक्रमण, राष्ट्रीय आपातकाल की अवस्था में भी अतिक्रमण, राष्ट्रपति शासन की अवस्था में भी अतिक्रमण। तो ये सारे कारण हैं जिससे केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, केंद्र और राज्य सेंटर स्टेट के मध्य जो संबंध है उनको सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है कि वो सुझाव दें कि किस आधार पर या क्या क्या किया जाए जिससे केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण रहे, अच्छे बने रहें। तो एक था 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, इसने रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ये समिति गठित की गई थी जो सीतलवाड़ जी थे इनकी अध्यक्षता में कि आप इस जो ARC है, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसका अध्ययन करिए और कुछ सिफारिशें दीजिए केंद्र राज्य संबंधों के सौहार्दपूर्ण मतलब संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए। तो इसने लगभग 22 सिफारिशें दी थी, जिसमें से कुछ यहाँ पे हैं। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ये संविधान में प्रावधान था अनुच्छेद 263 का। तो इसने कहा कि इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जाए और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। और इसने कहा था कि राज्यपाल गैर दलीय होना चाहिए, किसी भी दल का नहीं होना चाहिए। और राज्य के लिए अधिकतम शक्ति का प्रयोग की बात इसने कही थी कि राज्य को अधिकतम शक्ति आप स्थानांतरित कर दीजिए। राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधन दिया जाना चाहिए। राज्यों के अनुरोध पर ही केंद्रीय बलों की नियुक्ति किए जाने, इस प्रकार के कुछ इन्होंने सिफारिशें की थी, जिसमें से कुछ मानी गई हैं, बाकी ज़्यादातर नहीं मानी गई हैं। 1969 में 1969 में एक राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। VP राजमन्नार थे, इसके अध्यक्ष थे। ये तमिलनाडु सरकार ने, ये केंद्र सरकार ने नहीं, इसका गठन किया था तमिलनाडु सरकार ने। तो जब कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसे आयोग का गठन करती है तो ज़्यादातर केस में यही होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में ही सिफारिशें देती है। तो इसकी सारी सिफारिशें स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में थी, तमिलनाडु सरकार के पक्ष में थी। तो इसने क्या किया, मतलब केंद्र सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1983 में बना सरकारी आयोग, इसने भी सिफारिश दी थी। और लेटेस्ट है 2007 में बना था पुंछी आयोग, इसने भी केंद्र राज्य संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए बहुत सारी सिफारिशें दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए गठित किया गया था। तो आपको बस याद रखने कि ये जो आयोग हैं इतने, ये केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के लिए गठित किए गए थे। और इनका सन याद रखिएगा, कभी मैच कराने के लिए आ जाए तो। अब देखते हैं अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। संघीय व्यवस्था की सफलता किस पर डिपेंड करती है, तो केंद्र और राज्य संबंधों में और राज्यों के आपसी संबंधों में, मतलब सेंटर और स्टेट के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए और राज्य के मध्य, स्टेट और स्टेट के मध्य भी सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, तभी संघीय व्यवस्था सफल हो सकती है। संविधान ने अंतर्राज्यीय संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। कौन कौन से, देखिए, एक तो अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, इससे संबंधित अगर अंतर्राज्यीय जो एक राज्य से दूसरे राज्य में नदियां बहती हैं उनके जल को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसका निर्णय कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात कही गई है। सार्वजनिक कानूनों की परस्पर मान्यता केंद्र राज्य दोनों मानेंगे। अंतर्राज्यीय व्यापार जो एक राज्य से दूसरे राज्य में है वहाँ पर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, इन सब की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे संघीय व्यवस्था मजबूत बनी रहे और राज्यों के मध्य संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने रहे। देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद, यहाँ पे क्या कहा गया है, अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय। अब देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 262 में दो बातें कही गई हैं, ठीक है। पहली क्या कही गई है कि देखो, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों के जल के प्रयोग, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नदी जा रही हैं उनके जल के प्रयोग के लिए, उसके बंटवारे या उसमें नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद अगर है, जैसे कावेरी नदी विवाद, ठीक है, तो इस प्रकार का अगर एक कोई नदी है वो कई राज्यों से होकर गुजर रही है तो उस नदी को लेकर जो विवाद होगा राज्यों के मध्य, उस विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय कौन करेगी, तो संसद करेगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। ये दिया गया है
अधिकार संसद को कि अगर इस प्रकार का कोई विवाद है तो उसका निर्णय संसद करेगी। संसद ने इसके लिए क्या किया है कि नदी बोर्ड अधिनियम पारित किया 1956 में। इस अधिनियम के तहत एक नदी बोर्ड की स्थापना की गई है और ये सलाह देता है इन विवादास्पद मामलों में। तो ये एक सलाहकारी निकाय है, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाहकारी निकाय है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 262 में संसद को शक्ति दी गई थी कि आप विवादों का समाधान करिएगा, तो संसद ने उसके लिए एक नदी बोर्ड अधिनियम पारित किया है और एक और अधिनियम पारित किया है, वो है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। 1956 में 2 अधिनियम पारित किए संसद ने, एक तो नदी बोर्ड अधिनियम, एक अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। अब अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद एक अस्थायी न्यायालय का गठन करेगी, अधिकरण जैसे, और इसके द्वारा दिया गया निर्णय जो विवाद के लिए गठित करेगी, विवाद के समाधान के लिए, इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। जल विवाद जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी न्यायाधिकरण के अधीन होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि संसद एक अधिकरण का गठन कर रही है, जैसे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, संसद ने इसका गठन किया 1990 में। किस लिए, तो कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी इन 4 राज्यों के मध्य विवाद था। तो इस विवाद के समाधान के लिए संसद ने एक अधिकरण का गठन कर दिया, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण। अब ये बात इसमें कही गई है कि इसने ये जो निर्णय दे देगा वो अंतिम होगा, चारों को मान्य होना चाहिए, बाध्यकारी है, ये मान्य होना ही चाहिए। दूसरा, जब ये निर्णय कर रहा हो तो ये सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। यदि लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कहाँ मानने वाला है कि हम कोई मैटर हमसे बाहर हो सकता है, ऐसा कैसे। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि यदि विवाद कोई है, उस विवाद में कोई विधिक अधिकार का हित जुड़ा है तो सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। ज़्यादातर मामलों में क्या है कि जो इनके न्यायाधिकरण के निर्णय होते हैं वो संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं और मान लिए जाते हैं। दूसरा प्रावधान क्या है कि संसद, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अनुच्छेद 262 में 2 प्रावधान थे, तो पहला तो हमने देख लिया। दूसरा प्रावधान ये है, संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में जो एक दूसरे मतलब जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य नदी को लेकर विवाद हो, उसके जल को लेकर, उसके बंटवारे को लेकर, नियंत्रण को लेकर, तो ऐसे किसी भी विवाद में ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगी। ठीक है, अब अंतर्राज्यीय परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषदें हैं अनुच्छेद 263 में। यहाँ प्रावधान क्या किया गया था अंतर्राज्यीय संबंध में, तो पहला कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय देगी, ठीक है, के लिए प्रावधान था, तो संसद ने बना दिया भाई, एक नदी बोर्ड अधिनियम, एक वो जल विवाद अधिनियम। दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद देख लीजिए अनुच्छेद 263, इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए परिषद के गठन की बात कही गई है संविधान में। इसका गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इसका कार्य क्या है, तो पहला देखिए, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उससे संबंधित सलाह देना। दूसरा, उन विषयों पर विचार करना जिनमें केंद्र, राज्य और राज्यों के आपसी हित शामिल हों। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन किया गया है संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो संविधान में प्रावधान किया गया है उसका गठन कर दिया जाए। तो इसका गठन किसने किया था, 1990 में वीपी सिंह सरकार ने। 1990 के पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन नहीं किया गया था। संविधान में प्रावधान था कि जब भी राष्ट्रपति को जरूरत पड़े, जब भी उसको लगे कि मतलब सार्वजनिक हित में है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, तो वो कर सकती है। तो सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि इसके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, तो 1990 में वीपी सिंह सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया। अब देखिए इसमें अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य की बात करें तो सभी राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री, जो यूनियन टेरिटरीज है और जहाँ पे जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है वहाँ के सीएम, राष्ट्रपति शासन जिन राज्यों में लगा है उन राज्यों के राज्यपाल, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई 6 कैबिनेट मिनिस्टर, 6 कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये है संरचना अंतर्राष्ट्रीय परिषद की। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।